हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ वारका मिर्ज़ा। तो आज के इस सेशन में गाइस हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2022-23। हमें पता है हमारा जो बजट है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर वो आ गया है बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेन एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज है, कोर एरियाज हैं जिसके थ्रू ये बजट बनाई गई है। whether we are talking about द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, क्लाइमेट को लेके, टैक्सेस को लेके, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स को लेके, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी सेशन होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपने क्या करना है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली बजट क्या होता है। व्हाट इज़ बजट? अगर हम बजट की बात करते हैं तो हम जो हमारा न्यू एस्पिरेंट्स है, जो न्यू बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स जो हैं, उनको अगर हम बजट स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि एक साल के बजट के अंदर किस किस चीज़ के ऊपर बात की जाती है, तो पहले हम ये डिफाइन कर दें कि बजट एक्चुअली क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड ये जो सेशन है फॉर अ न्यू स्टूडेंट बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बजट पहले हम कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बजट। अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट इज़ एक्चुअली अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ डिफाइंड पीरियड, जिसमें हम बात करते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर जो हमारा आ गया है, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2023। तो इसमें किस किस चीज़ के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिस्कशन करती है, वो प्लान करती है किस किस एरियाज़ के रिगार्डिंग। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी रेवेन्यूज़ को लेके, गवर्नमेंट के पास कितने रेवेन्यूज़ आते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, एक्सपेंडिचर को लेके कि खर्च कितने हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़, एक्टिविटीज़ में, सेक्टर्स में। देन एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, कैश फ्लोज की कितने हमारे कंट्रीज़ में कैश फ्लो हो रही है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। एजुकेशन में, हेल्थ में, वेलफेयर सेक्शंस को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट्स, तो हर एक चीज जो है इस बजट में तैयार किया जाता है। ठीक है, लेट्स सी बजट क्या है। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसीव्ड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन रिसीप्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर एक साल, जो साल शुरू हुआ है उसमें ही एक एस्टिमेशन बनाया जाता है पूरे साल का कि गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट्स मतलब रेवेन्यू कौन कौन से सोर्सेज से आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कितना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, एंड जो एक्सपेंडिचर है, उनके जो खर्चे हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स में वो करने वाली हैं, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है बजट में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बजट। सेकेंड थिंग कि बजट के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, दैट इज आर्टिकल 112 में ये चीज मेंशन की गई है रिगार्डिंग बजट, इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 112 हैज अ प्रोविजन फॉर बजट। ठीक है, एंड बजट ये रिस्पॉन्सिबल, किसकी रिस्पॉन्सिबल रहती है बजट को तैयार करना, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आवर फाइनेंस, दैट इज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है अभी की कौन है, निर्मला सीतारमण जी, इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड आवर फाइनेंस मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया बजट की कि एक्चुअली बजट क्या है, कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, इसके बारे में, इसके प्रोविजंस क्या है, कौन सा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है बजट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हम रेवेन्यूज एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू को लेके ही आगे बात होगी, हर एक चीज, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एरिया सेक्टर में। ठीक है, तो बजट का दो मेन कंपोनेंट है, दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ओके, दो मेन कंपोनेंट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आती है एज अ सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट के पास जो इनकम आता है, तो उस इनकम से गवर्नमेंट क्या करती है और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास जो है वो रेवेन्यू आता है।
ठीक है। एंड कैपिटल बजट क्या हो जाता है, रेवेन्यू तो हमारा आ गया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट जो पेंशन प्रोवाइड करती है टू देयर एम्प्लॉयज, सब्सिडीज वो प्रोवाइड करती है, तो वो सारी चीजें वो कहां पे आ जाती है, हमारी कैपिटल बजट में, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट के दो पार्ट्स हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसीव्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आया है एंड उस पैसे में से कौन कौन से डिफरेंट एरियाज में गवर्नमेंट को खर्च करने हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीव्स जो है वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास हम जो डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को देते हैं, दैट इज टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाता है हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाता है, गवर्नमेंट मान लो किसी गवर्नमेंट हमारी सरकार ने किसी को लोन दिया है, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारी चीजें किस पे आ जाती है, हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। तो टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड्स डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है हमारा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया हमारा, ठीक है। देन कस्टम ड्यूटी, तो ये सारी जो है हमारा रेवेन्यू बजट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, दैट इज प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग जो रेवेन्यू आती है उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है कि किस किस सेक्टर्स में स्पेंडिंग करनी है आपने, एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लानिंग नहीं है, बस लोन दिया है, सॉरी रेवेन्यू आ गया है, अब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जहां जरूरत पड़ती है एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके, तो वहां पे स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट करती है। तो ये जो बात हो गई हमारी रेवेन्यू बजट की। देन आता है हमारा कैपिटल बजट। कैपिटल बजट भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, दैट इज कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड वो भी चीज कैपिटल रिसीव्स जो जैसे कि मैंने आपको बताया है आ गया है, कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, वो इन्वेस्टमेंट करेगी या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, वो उनके ऊपर प्रॉफिट जो उनको मिला है इन्वेस्टमेंट करने पे, वो सारी चीजें आ जाती है हमारी कैपिटल बजट में। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, प्रोविडेंट फंड जो हो गया, तो वो सारी चीजें आ जाती है अंदर कैपिटल बजट। तो आपने ये ध्यान रखना है, बजट इज कंप्राइज्ड बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो इसकी भी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इस बार के बजट सेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि चार चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, चार जो इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर अंडर दिस बजट, दैट इज PM गति शक्ति, inclusive development, then third one we have productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and fourth one we have financing of investment, ठीक है। अगर हम PM गति शक्ति के बारे में बात करते हैं तो PM गति शक्ति इज बेसिकली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है PM गति शक्ति। बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो चार्जेस लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो मूवमेंट्स होती हैं, जो लॉजिस्टिक जो चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर, तो वो सारी चीज़ के बारे में बात की गई है ड्यूरिंग दिस बजट सेशन। तो PM गति शक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ओके, PM गति शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये एक नेशनल मास्टर प्लान है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देन सेकेंड कम्स आर इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स। अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वेलफेयर सेक्शंस, तो ये सारी चीज हो गई हमारी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेशंस जो हुई है वो सारी चीजें आ जाएगी हमारी इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स में। देन थर्ड वन वी हैव प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्टिविटी लेवल को और स्ट्रेंथन कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी लेवल इन द सेंस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बूस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और बूस्ट करना है,
ताकि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री इंडिया है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे ना कि इंपोर्ट, ताकि हमारी कंट्री ग्रो भी हो, डेवलप भी करे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। सनराइज अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि हमारे जो कंट्री का स्टार्टअप्स है उसको और बूस्टअप करना चाहिए और स्ट्रेंथन अप करना चाहिए। देन कम्स हमारा एनर्जी ट्रांसमिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, कि हमारे कंट्री को क्लीन इन्वायरमेंट कैसे करना है, क्लीन एनर्जेटिक, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हर एक चीज के बारे में बात की गई है ड्यूरिंग दिस बजट सेशन। देन लास्ट वन कम्स हमारा फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट जो हमारी सरकार जो इन्वेस्टमेंट करी है एंड करने वाली है उससे कितना फर्क पड़ रहा है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में, उसके ग्रोथ में। हमें ये पता है इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो ये सारी बातें कही गई हैं ड्यूरिंग दिस बजट सेशन। तो इस बजट सेशन का 4 मेन प्रायोरिटीज है। ये जो 4 एरियाज है, कोर एरियाज है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड लास्ट वन वी हैव फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देन ओके, अगर हम की हाइलाइट्स की बात करते हैं, द की हाइलाइट्स ऑफ दिस बजट सेशन, पहली चीज बात की गई है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली क्या हो जाता है कि कितने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया है पर हेड पर्सन, जितना इंडिया में पॉपुलेशन है उसमें कितनी इंक्रीमेंट आई है, दैट इज इंक्रीज इन द गुड्स, इंक्रीज इन द production of goods and services per head of population in our country during a year, we called it as economic growth. तो इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेशन क्या है, दैट इज 9.2%, दैट इज टू बी द हाईएस्ट अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज। अभी तक के जितने भी सारी इकोनॉमीज है, लार्ज इकोनॉमीज, सबसे ज्यादा इस बार का एस्टिमेशन दिया गया, दैट इज 9.2% इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। देन कम्स हमारा PLI स्कीम्स। अगर हम PLI स्कीम्स की बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो है वो 2020 में लाया गया था बाय गवर्नमेंट, है ना, बाय गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को, इस स्कीम को क्या करना है और बूस्ट अप करना है। इससे क्या होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करेंगे हम और बूस्ट अप करेंगे ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो, है ना। अगर हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो टोटल अभी अगर जो सेक्टर्स है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज 14 सेक्टर्स। 14 सेक्टर्स। पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में कितने सेक्टर्स इन्वॉल्व थे? पहले 2 थे, 2 सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, फिर 2 से 10 हो गया, 10 सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो गया। एंड अब अगर देखें तो 14 सेक्टर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड इससे क्या होता है, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टअप मिलता है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग होगी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट होंगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी। तो हमारे सरकार का ये कहना है ड्यूरिंग दिस बजट सेशन 60 लाख न्यू जॉब्स टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स इन 14 सेक्टर्स। पहले 2 सेक्टर था, अब फिर उसके बाद 10 हुआ, एंड अभी जो टोटल सेक्टर है अंडर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर, दैट इज 14 सेक्टर्स। एंड उससे क्या हुआ, 60 लाख न्यू जॉब क्रिएट होंगे अंडर दिस सेक्टर। ठीक है। देन PLI स्कीम हैव द पोटेंशियल, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है कि वो एडिशनल प्रोडक्शन कर रही है ऑफ ₹30 लाख करोड़। नॉर्मल सी बात है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस बजट सेशन की। तो ये तो है हमारा की हाइलाइट्स ऑफ दिस यूनियन बजट 2022-23। इस बजट में बात करी गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है इन सारी चीज़ों पे।
ठीक है, देन हम चले जाते हैं पहला 4 प्रायोरिटीज में से पहला जो कोर इंपॉर्टेंट प्लानिंग की गई है ड्यूरिंग दिस बजट सेशन इज गति शक्ति प्लान। अगर हम गति शक्ति प्लान के बारे में बात करते हैं तो गति शक्ति प्लान क्या है, एक नेशनल मास्टर प्लान है। इनका मेन एम क्या है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को कैसे प्रमोट करना, कैसे स्ट्रेंथन करना। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना एंड स्ट्रेंथन करना। इससे क्या होता है, हमारी जी जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो कि गुड्स मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगते हैं, इसमें एक्स्ट्रा जो लॉजिस्टिक चार्जेस लगते हैं वो भी कम होगा ड्यू टू दिस गति शक्ति प्लान। तो ये भी प्लान जो है हमारा नरेंद्र मोदी जी का प्लान है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस किया गया है इन दी गति शक्ति प्लान। अगर हम गति शक्ति प्लान की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, है ना। डिजिटल पोर्टल फॉर कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ज्यादातर ध्यान देने का है। 16 मिनिस्ट्रीज, इनका मेन एम क्या है कि 16 मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करना है अंडर दिस गति शक्ति प्लान। 16 ministries and departments will be a part of this Gati Shakti plan. Ensures a faster implementation and projects keep cost under control. अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, अंडर गति शक्ति प्लान, तो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज जो मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसके जो चार्जेस जो हमें लगते हैं 13% चार्जेस लगते हैं इंडिया में। अगर हम गुड्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या मूवमेंट होती है गुड्स की, लेकिन नॉर्मल अगर उसकी चार्जेस देखें दैट इज 5 to 6% ओनली। तो कितना महंगा पड़ता है लोगों को जब वो गुड्स ट्रांसफर करते हैं, मूवमेंट होती है गुड्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लॉजिस्टिक चार्जेस लगते हैं। तो इस सारे चीज़ों पे बात की गई है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है ड्यूरिंग दिस बजट सेशन की इन डिफरेंट एरियाज में भी हमें काम करना है। ठीक है, अगर हम गति शक्ति प्लान के बारे में बात करते हैं, दी 7 इंजन्स दैट ड्राइव पीएम गति, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति आर 7 जो इन्वॉल्व है, जो डिफरेंट सेक्टर्स, जो एरियाज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गति शक्ति बेसिकली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन कौन से चीजें जो है वो इन्वॉल्व है 16 मिनिस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे बात की गई है 7 इंजन्स की, दैट इज रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इन सब जितने भी सारे इंजन्स है, इनको क्या करना है, कनेक्ट करना है। इसके लिए हमने इन्हें नाम दिया है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को और स्ट्रेंथन करना है, बढ़ावा देना है, ताकि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है, गुड्स जो मूवमेंट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके जो चार्जेस हैं वो लोगों को कम पड़े, लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये क्या है, एक नेशनल मास्टर प्लान है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान। ठीक है, मेन स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल इनकम्पास द 7 इंजन्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उसके लिए कौन कौन से इंजन्स इनमें इन्वॉल्व है, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके कनेक्टिविटी को और एनहांस करने के लिए इन अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक, मेक द लॉजिस्टिक इफिशिएंसी, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक जो है वो इफिशिएंस बनाना है अंडर दिस गति शक्ति प्लान। ठीक है, देन लास्ट वन वी हैव द प्रोजेक्ट पर्टेनिंग टू 7 इंजन्स। इसमें 7 इंजन्स की बात की गई है। तो मेन हमारे गवर्नमेंट का बोलना क्या है, जो पीएम गति शक्ति है एंड हमारा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, दोनों को असाइन करके इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, दोनों को अलाइन कर देना है एंड 7 इंजन्स को क्रिएट करना है अंडर दिस पीएम गति शक्ति प्लान। ठीक है, अगर हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करते हैं, NIP, तो ये जो पाइपलाइन थी वो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2019 में।
है कि नहीं, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और बढ़ावा देने के लिए। एंड हमारे सरकार का ये भी कहना है कि 2024 तक 2024 तक हमारी जो सरकार है इसमें कितना खर्च करेगी, ₹100 करोड़ वो रेडी है खर्च करने के लिए अंडर दिस NIP। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी बात रिगार्डिंग PM गति शक्ति इस बजट सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, कोर एरिया। ओके, देन उसी के अंदर हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग क्या बजट बनाया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है बाय 25,000 किलोमीटर्स। नेशनल हाईवे नेटवर्क्स जो बनाए गए हैं, रोड नेशनल जो हाईवेज है बेसिकली उसके लिए नेटवर्क्स क्रिएट किया गया है, उसको एक्सपैंड कर दिया गया है बाय 25,000 किलोमीटर्स इन 2022-23। एंड इसको मोबिलाइज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए कितना बजट आउटले दिया गया है, दैट इज 20,000 करोड़ फॉर दिस नेशनल हाईवे नेटवर्क, फॉर द नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे अंडर दिस रोड ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स अगर बनाए जाएंगे मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो बनाए जाएंगे, बेसिकली ये किस मॉडल पे बनाया जाएगी, इनमें जो इंटरेक्शन रहेगी वो दोनों की रहेगी। कौन से मॉडल के अंदर बनाया जाएगा, दैट इज PPP मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर ही मल्टी डायमेंशनल लॉजिस्टिक पार्क्स को बनाया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी एंड प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में। एंड इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही बट लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगारी भी मिलेगी। तो आपने ध्यान रखना है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी बनाना है अंडर PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। Contracts to be awarded through PPP model in 2022-23 for the implementation of multi-modal logistic parks at 4 locations। and जो ये parks बनाया जाएगा, multi-modal logistic parks जो बनाया जाएगा वो 4 locations में बनाया जाएगा in our country। टोटल आउटले कितना दिया गया है रोड ट्रांसपोर्ट को, ₹20,000 करोड़ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क्स बाय 25,000 किलोमीटर्स इन 2022-23। कौन से मॉडल के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर। ओके, देन हम बात करते हैं रेलवेज की। ये सारी चीजें हैं अंडर गति शक्ति ओनली। ठीक है, तो रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो पहला इंटेंशन क्या दिया गया है कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कंसेप्ट। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कंसेप्ट बेसिकली क्या है, ये सबसे ज्यादा किसको हेल्प करेगी, जो गुड्स, जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हैं वो जल्दी हो सके। एंड इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो सकता है, स्टार्टअप्स को, लोकल बिजनेसेस को। इससे क्या होगा, सप्लाई चेन भी इन्हांस होगी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन गुड्स तो प्रोडक्शन हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू डिफरेंट एरियाज एंड गुड्स जो पहुंचेगा टू दी फाइनल कंज्यूमर्स। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगा। तो ये जो है ये कंसेप्ट है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, इस कंसेप्ट को भी लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग दिस बजट सेशन रिगार्डिंग रेलवेज। ठीक है, एंड सेकेंड वी हैव 2,000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे नेटवर्क्स बनाए जाएंगे। रेलवे नेटवर्क्स को क्रिएट किया जाएगा अंडर कवच। ठीक है, अगर हम कवच की बात करते हैं तो कवच बेसिकली क्या है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। कौन, कवच। तो रेलवे जो नेटवर्क्स बनाए जाएंगे अंडर कवच। द इंडिजीनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑग्यूमेंटेशन। गुड्स जो खराब होने के चांसेस हैं, जब गुड्स मूवमेंट मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो बहुत सारे गुड्स जो हैं, प्रोडक्ट जो हैं वो खराब हो जाते हैं। उसको भी ध्यान में रखते हुए इस चीज को प्रिपेयर किया गया है ड्यूरिंग दिस बजट सेशन, दैट इज वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूज करते हुए 2,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क्स टू बी ब्रॉट अंडर कवच। देन कम्स हमारा 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स। वंदे भारत ट्रेन्स भी बनाई जाएंगी अंडर रेलवे, अंडर PM गति शक्ति। कितने ट्रेन्स क्रिएट किया जाएगा, न्यू 400। एंड उस ट्रेन्स के नाम क्या रहेंगे, वंदे भारत ट्रेन्स। तो ये क्या है, हमारी डेवलपमेंट्स हो रही है कंट्री की,
है ना। तो कितने सालों के अंदर इस ट्रेन को जनरेट किया जाएगा, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन। 3 सालों के अंदर, 3 साल के अंदर 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। देन कम्स हमारा 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी डायमेंशनल लॉजिस्टिक। ओके, 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टू बी डेवलप ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। अगर हम कार्गो टर्मिनल्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि गुड्स जो है मूवमेंट के टाइम पे गुड्स जो है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाया जा रहा है फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, ताकि जो गुड्स जो हैं वो पहुंचने में देर ना हो, पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो गुड्स एंड सर्विसेज है हमारी जल्दी पहुंच जाए टू डिफरेंट एरियाज, टू दी फाइनल कंज्यूमर्स। इससे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है बूस्टअप हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो ये सारी बात की गई रिगार्डिंग दिस बजट सेशन अंडर PM गति शक्ति रिगार्डिंग रेलवेज। ओके, देन हम बात कर लेते हैं पर्वतमाला के बारे में। दिस इज ऑल्सो अंडर गति शक्ति। पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो रोपवे डेवलपमेंट्स। पर्वतमाला ये क्या है, एक माउंटेन रेंज हम कह सकते हैं या हिल रेंज। पर्वतमाला जो है उसमें भी इन्हांसमेंट करने की बात करी गई है। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला टू बी टेकन अप ऑन PPP मॉडल। जो पर्वतमाला जो है रोपवे डेवलपमेंट्स के लिए वो कौन से मॉडल के अंदर आ जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी एंड प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है वो भी इसमें इन्वॉल्व कर सकती है फॉर दिस पर्वतमाला प्रोजेक्ट। एंड इट इज अ नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। एंड अंडर दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 8 रोपवेज प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ। कितने रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे अंडर पर्वतमाला, 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे विच इज ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ इस साल के अंदर 2022-2023। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी बात की गई है अंडर दिस बजट सेशन रिगार्डिंग पर्वतमाला। ओके, देन हमने बात कर ली PM गति शक्ति की। ठीक है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मेन एम इस बजट सेशन का क्या था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तभी कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ पता चलती है ना। उसकी हम कह सकते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हुई तो वो एक इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट्स को लेके, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टू दी फाइनल कंज्यूमर्स। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी धीरे धीरे। तो ये हमने बात कर ली थी PM गति शक्ति जो कि एक नेशनल मास्टर प्लान है। मेन एम क्या था, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, टू प्रमोट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इन अ कंट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स की। अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, न्यूट्रिशन, वेलफेयर सेक्शंस हम कह सकते हैं अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स। ठीक है, हेल्थ हम इस पे बात करेंगे, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्रोग्राम्स, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेके। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की रिगार्डिंग इस बजट सेशन में क्या क्या बात की गई बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स की मेन एलिमेंट्स क्या जो हो जाते हैं, पॉवर्टी को कैसे कम करना है, गरीबी जो है हमारे देश में वो हम देखते हैं कि बहुत है। अगर रूरल एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में आप चले जाओगे तो वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है, जॉब नहीं है, तो जॉब ही नहीं है तो उनके बेसिक नीड्स कैसे पूरे होंगे, गरीब।
तो गरीबी को कैसे कम किया जाए, एक एलिमेंट है ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन कम्स हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी लेवल अगर बढ़ेगा तो लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। देन थर्ड हमारा हो जाता है एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल जो डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं, डिफरेंट सेक्शन से लोग आते हैं, उसमें डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है, तो वो भी चीज़ रिड्यूस करना है हमें। देन कम्स हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट को लेके, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे रखना है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो ये भी एक एलिमेंट है ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन वी हैव फिफ्थ वन, वी हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी चीज़ हम डिसाइड करते हैं या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, तो उनका मेन इंपॉर्टेंट एरिया, कोर एरिया क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, रोजगारी मिले, ताकि उनकी लाइफ की, ज़िंदगी की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके, उनके बेसिक नीड्स, उनके बच्चों की नीड्स वो है वो पूरी हो सके। देन कम्स हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें डेवलपमेंट करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 70% to 80% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉर देयर लाइवलीहुड। पुअर फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर, मार्जिनल फार्मर्स, उनकी खुद की लैंड नहीं रहती है, वो दूसरों के लैंड में काम करते हैं, दूसरों की ज़मीन में काम करते हैं, है ना, एंड उसके थ्रू ही दिन के हिसाब से उन्हें जो पैसा मिलता है उसी से वो अपने डेली जो रोज़गार है, जो बेसिक नीड्स है उनको वो पूरी करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डेवलपमेंट्स देखने हैं। एंड हमें ये भी पता है हमारे इंडिया, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी, इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत हमारी इंडिया ग्रो कर रही है, वो टेक्नोलॉजी अब यूज़ किया जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ किया जाता है जा रहा है इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो, ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो सके। ओके, देन हमारा सोशल सेक्टर डेवलपमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को लेके जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ है उनको लेके गवर्नमेंट जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाती है, ये भी एक एलिमेंट है ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड लास्ट वन वी हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज़, हर एक इक्वल राइट्स, प्रिविलेजेस, अपॉर्चुनिटीज़ हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिलनी चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वैसा नहीं हम एक जगह काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, बट एक बंदा जो है वो वीकर सेक्शन से डिपेंड कर रहा है, सेम काम है, ए एंड बी, ये दो बंदे हैं, ए भी सेम डिपार्टमेंट में है एंड बी भी सेम डिपार्टमेंट में है, बट ए जो है वो अपर सेक्शन से बिलोंग है एंड बी जो है वो वीकर सेक्शन से बिलोंग है। ए भी सेम काम कर रहा है, बी भी सेम काम कर रहा है। ए की सैलरी है 25,000 बट बी की सैलरी है 15,000, क्यों नहीं है इक्वल? सो देयर शुड बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उसके लिए गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं एलिमेंट्स हैं ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला चीज़ आ जाता है, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60 to 70% जो है वो पॉपुलेशन हमारी किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फॉर देयर लाइवलीहुड, उनके जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके, है ना। तो हमारे सरकार ने अभी क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि वो टेक्नोलॉजीज अब लेके आ रही है किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, ताकि जो फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं उन एक्सपेंसिव सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स में, ताकि उनके क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सके, है ना। तो उन फार्मर्स के लिए, बेसिकली पुअर फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, अब टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि हमारी फार्मर्स की भी जो इनकम है वो डबल हो सके। तो अभी क्या हुआ है, 1.63 करोड़ फार्मर्स को क्या किया गया है, डायरेक्ट पेमेंट दिया गया है ऑफ ₹2.37 लाख करोड़ की फॉर वीट एंड पैडी, फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ वीट एंड पैडी। वीट एंड पैडी को उगाने के लिए हमारी सरकार ने इसी साल कितने फार्मर्स को, 1.63 करोड़ फार्मर्स को
कितना पैसा एलोकेट किया है? 2.37 लाख करोड़, डायरेक्ट पेमेंट फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी। क्यों भाई? क्योंकि हमारी जो सरकार है उन्होंने पहले ही फार्मर्स को बोल दिया था कि नेचुरल फार्मिंग करके, विदाउट द यूज ऑफ एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, वो यूज ना करके नेचुरल फार्मिंग करके आप हमें व्हीट एंड पैडी उगा के दो। तो हमारे किसान ने वैसा किया, हमारे फार्मर्स ने ऐसा किया, एंड उनको फार्मर्स को एक फायदा भी मिला है ना। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड थ्रू दी कंट्री। इनिशियल फोकस इज ऑन फार्मर्स लैंड। मेन फोकस सरकार की क्या थी कि फार्मर्स के जो जमीन है उसको फोकस किया गया है। दैट इज इनिशियल फोकस इन फार्मर्स लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलोंग रिवर गंगा। मेन फोकस पुअर फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स के लैंड्स को लेके है, जो कि गंगा के किनारे की गई है, ताकि फार्मर्स को जो अपनी लैंड है उस पे वो प्रोक्यूरमेंट कर सके नेचुरली, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है। ओके, देन हमारा आ जाता है नबार्ड। नबार्ड टू फैसिलिटेट फंड विथ ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस दी स्टार्टअप्स। बेसिकली नबार्ड जो है, जो बेसिकली जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स को लेकर। तो ये जो बैंक है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है जो फार्मर्स है, जो बेसिकली स्टार्टअप्स हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को, फार्मिंग को और बढ़ावा देने के लिए नबार्ड जो है वो कैपिटल, वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, फंड प्रोवाइड कर दी है टू न्यूली स्टार्टअप्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल एंटरप्रेन्योर्स हम कह सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव किसान ड्रोन्स फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली अगर किसान ड्रोन्स, यहाँ पे बात करी जा रही है किसान ड्रोन्स की। अगर हम ड्रोन्स की बात करते हैं तो ड्रोन्स बेसिकली हमें देखने को मिलता है शादियों में, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी अभी हमें ड्रोन्स देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली क्या किया जा रहा है? ड्रोन्स, किसान ड्रोन्स प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर क्रॉप असेसमेंट, कि क्रॉप जो फार्मिंग जो हो रही है, क्रॉप्स की डिफरेंट क्रॉप्स की, उसकी सिक्योरिटी हो सके, कि क्रॉप्स हमारी खराब ना हो सके। डिजिटलाइजेशन को और बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजीज को और अपग्रेड करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है इन आर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये भी बात करी गई है हमारी बजट सेशन में। लैंड रिकॉर्ड्स है, फार्मर्स, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर फार्मर है, मान लो कोई भी किसान है, उसकी लैंड कितनी है, उसने कितने क्रॉप लगाए, उसमें उस क्रॉप में उन्होंने कितना खर्च किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितने केमिकल, सीड्स, पेस्टिसाइड्स उन्होंने यूज किया है फॉर दी क्रॉप्स। तो ये सारी चीजें जो है वो एक रिकॉर्ड, एक डिजिटलाइज्ड वे में एक रिकॉर्ड बन के रहेगी टू पर्टिकुलर फार्मर, जितने भी सारे फार्मर हैं। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जो भी सारी चीजें हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉप असेसमेंट फार्मिंग में, तो ये सारी चीजें की जाएगी विद द हेल्प ऑफ अ किसान ड्रोन्स, ताकि एक सिक्योर जो क्रॉप्स है वो सिक्योर रहे, खराब होने के चांसेस इसमें ना हो, एंड किसान जो है वो लॉस मेक में ना जाए। किसान के इनकम क्या है इसमें डबल हो सके, ताकि वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, वो मार्केट एरिया में बिकेगा, मार्केट एरिया में डिफरेंट कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में बिकेगी, एंड उनके जो इनकम है वो कुछ इंप्रूव हो सके। तो ये बात की गई है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, देन हम बात कर लेते हैं केन बेटवा प्रोजेक्ट। केन बेटवा प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? केन बेटवा प्रोजेक्ट एक सिंगल प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर ये एक सिंगल प्रोजेक्ट है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दैट इज केन बेटवा प्रोजेक्ट। केन एक रिवर है, बेटवा एक रिवर है। क्या करना है? दोनों रिवर के पानी को ट्रांसफर करना, जो पानी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड ये जो है केन बेटवा प्रोजेक्ट, जो केन बेटवा जो रिवर्स हैं वो क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ यमुना। ठीक है, तो 1400 करोड़ आउटले फॉर, कितना आउटले बजट में बात की गई है रिगार्डिंग केन बेटवा प्रोजेक्ट? दैट इज 1400 करोड़
आउटले प्रोवाइड किया गया फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। दोनों रिवर्स को क्या कर दिया जाएगा, लिंक किया जाएगा, जो कि यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, 9.08 लाख हेक्टर्स ऑफ फार्मर्स लैंड्स टू रिसीव इरिगेशन। इससे क्या होगा, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा फार्मर्स का कि 9.08 लाख हेक्टर्स ऑफ फार्मर्स लैंड, किसकी लैंड को यूज किया जा रहा है यहाँ पे, फार्मर्स के लैंड को, टू रिसीव इरिगेशन बेनिफिट्स। फार्मर्स का जो लैंड है, जो किसान के लैंड है, उनको फ्री इरिगेशन प्रोसेस मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेगी बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ केन बेटवा प्रोजेक्ट में। कितना आउटले दिया गया है, 1400 करोड़। ठीक है, ये बात हो गई हमारी केन बेटवा प्रोजेक्ट की इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स के अंदर। Then we have MSME, that is micro small medium enterprises। अगर हम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के जीडीपी के अंदर। अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री के जीडीपी के अंदर, तो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है हमारे जीडीपी में, दैट इज 30% कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे एमएसएमई का टू जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, रोजगारी भी मिलती है। अभी तक का अगर हम कह सके तो 11 करोड़ लोग जो जुड़े हैं वो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक इस एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिला था एमएसएमई सेक्टर में, है ना। बट हमारे बजट सेशन में फॉर अ फाइनेंशियल ईयर एमएसएमई के बारे में भी बात कही गई है। लेट्स सी, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड असीम पोर्टल टू बी इंटरलिंक्ड। जितने भी सारे पोर्टल हैं जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रोग्राम्स, जो स्कीम्स, जो इंसेंटिव्स की गई थी, इन सारे को इंटरलिंक किया जाएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, फॉर प्रोडक्टिव लेवल, टू स्ट्रेंथन द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ आवर कंट्री, ताकि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हमने बात कर ली 30% जो कंट्रीब्यूशन रहता है एमएसएमई का, किस पे रहता है, टू जीडीपी पे। अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं, एमएसएमई सेक्टर से जो एक्सपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका कितना परसेंट रहता है, टोटल 48% कंट्रीब्यूशन रहता है एक्सपोर्ट का। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि 11 करोड़ लोग जो है इसके थ्रू उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिली है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर पैंडेमिक में अगर ज़्यादा ध्यान एमएसएमई को नहीं दिया जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, 11 करोड़ लोगों को फर्क पड़ेगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी जो है वो चली जाएगी। तो बजट में इसके अकॉर्डिंग भी बात करी गई। ठीक है, 130 लाख एमएसएमई प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, ECLGS। ECLGS जो है दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम के द्वारा क्या हुआ, एमएसएमई को कितना क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, 130 लाख। क्यों, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एक एडवर्स इफेक्ट हमें एमएसएमई सेक्टर में देखने को मिला। जैसे कि हमें पता है कि पैंडेमिक जो चली थी, कोरोना का टाइम जो चल रहा है, उसमें जितने भी सारी चीज़ें थी, हर एक सेक्टर्स बोलो, एक्टिविटीज़ बोलो, हर एक चीज़ बंद हो गई थी, हर एक चीज़ लॉस मेक में जा रहा था, प्रोडक्टिविटी बंद हो गई थी। प्रोडक्टिविटी बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में कहाँ पहुँचेंगे, मार्केट में नहीं पहुँचेंगे तो लेबर, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनाने में लेबर की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो लोगों के पास काम कहाँ है, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोगों के पास काम कहाँ है। तो ECLGS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है एमएसएमई के अंदर, एंड इस चीज को अब एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 में जितनी भी सारे क्रेडिट्स देने को थे, दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के द्वारा एमएसएमई को जितना क्रेडिट देने का था वो खत्म होने की बात हो रही थी। बट इन दिस बजट सेशन इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है अगले साल तक, दैट इज ECLGS टू बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023 तक। मतलब इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा एमएसएमई सेक्टर में। एमएसएमई सेक्टर जो है इसका बेनिफिट उठा सकता है। Guarantee cover under ECLGS to be expanded by rupees 50,000 करोड़। मार्च 2023 तक इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। एंड इससे जो एक्सपेंशन है, इसका टोटल आउटले कितना दिया गया है कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो बेनिफिट उठा सकता है, कितने का, 50,000 करोड़, टोटल कवर ऑफ रुपीज 5 लाख करोड़।
तो ये एक बहुत ही बड़ा अच्छी बात है। जितना प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लोगों की बढ़ेगी। एडिशनल पैसा लगाया गया है बाय ECLGS ताकि MSME सेक्टर पे लॉस में देखने को ना मिले। अगर MSME सेक्टर बंद हो गया तो 11 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। ₹2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। एक्स्ट्रा 2 लाख करोड़ रुपीस और लगाया गया फॉर दिस MSME sector to boost the MSME sector in our economy. Raising and accelerating MSME performances program will outlay ₹6,000 crore to be rolled out. तो ये सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ताकि लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है जो वो जनरेटेड ही रहे, वो और इंक्रीज हो। एक्सपोर्ट से जितना आता है MSME सेक्टर के थ्रू, एक्सपोर्ट कितना कंट्रीब्यूशन करता है, MSME सेक्टर हमारे GDP में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, कितने लोग इससे जुड़े हैं, वो और इंक्रीज होते जाए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कही गई है रिगार्डिंग दी बजट सेशन। हम हाल ही में SBI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था रिगार्डिंग इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का। ये बताया गया था कि अगर ECLGS अगर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है MSME को, तो 1.5 लोगों की जॉब जो है वो चली जाती। जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बिग कंपनीज है वो बंद हो जाती ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। बट विद द हेल्प ऑफ दिस इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट, इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है हमारे MSME सेक्टर में। तो ये सारी चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है ताकि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले लोगों को, एंड हमारा एक्सपोर्ट जो है वो और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन हो, बेसिकली टू प्रमोट द एक्सपोर्ट इन आवर कंट्री, ना कि इंपोर्ट। ठीक है, देन उसके अंदर आ जाता है हमारा स्किल डेवलपमेंट्स को लेके। स्किल डेवलपमेंट, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज प्रोग्राम्स निकाली हैं। एक प्रोग्राम, एक स्कीम है दैट इज देश स्टैक ई पोर्टल, दैट इज डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। कि मान लो एक पर्टिकुलर बंदे के अंदर वो स्किल है, बट उसके स्किल को और अपग्रेड करना है। अगर उसके स्किल को और अपग्रेड करना है तो ये एक पोर्टल निकाला गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ताकि लोगों को अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल सके उसके स्किल के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से। तो ये भी जो पोर्टल है ये हमारे सरकार ने लॉन्च किया है, इसकी भी बात करी गई ड्यूरिंग दिस बजट सेशन 22-23। ठीक है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, देश स्टैक ई पोर्टल। इट विल बी लॉन्च्ड टू एम्पावर सिटीजन्स टू स्किल, रिस्किल और अपस्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये जो अपग्रेडेशन की बात हो रही है, ये जो इनिशिएटिव निकाला गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बेसिकली ये जो पोर्टल रहेगा वो इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग, ताकि लोगों को यहां से वहां जाने की जरूरत ना पड़े। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। डिजिटलाइजेशन को और अपग्रेड करने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो हमारे गवर्नमेंट ने किया है, अपने स्किल्स को और अपग्रेड करने के लिए। ये चीज की गई है कि फ्यूचर में लोगों को परेशानी ना हो कोई भी जॉब लेने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेने में, उसके स्किल के हिसाब से, उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से। Okay, then startups will be promoted to facilitate drone Shakti and drone ASA service, that is DRAAS। startups को और बेसिकली जो न्यू जो बिजनेस, जिन्होंने छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है मार्केट में, उन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बेसिकली स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे ये भी प्रोग्राम्स निकाले गए हैं टू प्रमोट स्टार्टअप्स। कौन कौन सी पोर्टल्स निकाले, कौन कौन से प्रोग्राम्स है, दैट इज ड्रोन शक्ति एंड ड्रोन ASA सर्विस टू प्रमोट दी स्टार्टअप्स, टू स्ट्रेंथन दी स्टार्टअप्स।
तो स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करेगा? ड्रोन शक्ति एंड ड्रोन ASA सर्विसेज। ओके, तो ये क्या हो गई हमारी स्किल डेवलपमेंट की बात, स्किल अपग्रेडेशन की बात विद दी ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा टू दिस सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इंडिया। ओके, देन हम बात कर लेते हैं हमारी एजुकेशन को लेके। जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ की हमने बात करी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी है, तो एजुकेशन सेक्टर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर, है ना। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम कोरोना की बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस पैंडमिक जो 2-3 साल से चले जा रहा है, तो कोरोना के चक्कर में एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद हो गए, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिला। तो ये एडवर्स इफेक्ट हमारे बच्चों के फ्यूचर में ना पड़े, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने एजुकेशन लाइन में भी डिफरेंट पोर्टल्स निकाला है, प्रोग्राम्स निकाला है, ताकि बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें कोई फेलियर देखने को ना मिले। विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन, विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, हम दुनिया के कोई भी कोने में रहें, हम अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, जो भी हमें लर्निंग करनी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम ऑफ PM ई-विद्या टू बी एक्सपैंडेड टू 200 TV चैनल्स। पहले ई-विद्या एक पोर्टल है अंडर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में कोई फेलियर देखने को ना मिले, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ई-विद्या पोर्टल। तो ये क्या है? 1 क्लास 1 TV चैनल, तो इसको भी एक्सपैंड कर दिया गया है टू 200 TV चैनल्स में। पहले 1 क्लास 1 TV चैनल था, अब इसको एक्सपैंड कर दिया गया है टू 200 TV चैनल्स। देन कम्स वर्चुअल लैब्स एंड skilling e-labs to be set up to promote critical thinking skills and stimulated learning environment. Basically virtual labs and skilling e-labs प्रमोट किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर एजुकेशन सिस्टम, ताकि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो नॉलेज है उसमें अपग्रेडेशन ला सके, उनकी जो लर्निंग है उसमें और स्ट्रेंथ, उनकी जो लर्निंग है, उनका जो नॉलेज पावर है वो और स्ट्रेंथन हो सके, ताकि वो न्यू चीज़ें कर सके, क्रिएटिव चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें वो कर सके। ठीक है, तो वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग ई-लैब्स भी प्रोवाइड किया गया है फॉर द एजुकेशन सेक्शन। देन हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डेवलप्ड फॉर डिलीवरी थ्रू डिजिटल टीचर्स। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर चीज़ अभी ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल को और प्रमोट करने के लिए अब जो टीचर्स भी बच्चों को दिए जाएंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाई क्वालिटी ई कंटेंट टीचर्स दिए जाएंगे बच्चों को। ठीक है, देन डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी एस्टैब्लिश्ड। अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को और प्रमोट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ भी बनाया गया है फॉर दी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए। तो ये तो हमने बात कर ली एजुकेशन सेक्टर की, इसके रिगार्डिंग भी बात की गई हमारी बजट सेशन में 2022-23 बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, देन हम बात कर लेते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। हेल्थ जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ के अंदर। लाइफ अगर हमारी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो इसका प्रभाव हमें हर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एरियाज़ में देखने को मिलेगा। हमें अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, है ना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशियस हम क्यों बोलते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग भी बात की गई। एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू बी रोल्ड अप। एक नेशनल प्लान है, दैट इज नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम भी प्रिपेयर किया गया। बात हुई रिगार्डिंग हेल्थ इन दिस बजट सेशन। एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया गया है फॉर ऑल। देन नेशनल टेली मेंटल हेल्थ भी प्रिपेयर किया गया है, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम for quality mental health counseling and care services to be launched. Basically in mental health program में क्या किया जाएगा, जो लोग डिसेबल है, जो मेंटली जो किसी को प्रॉब्लम है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग देयर हेल्थ, तो एक केयर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, देन कम्स अ नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इन आवर कंट्री। 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स इन आवर कंट्री। इसमें क्या क्या यूज होगा, सेटअप्स बनाए जाएंगे, पॉलिसीज प्रोग्राम्स
इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट। जो एक्सपर्ट की जरूरत है, जो भी सपोर्ट की जरूरत है वो प्रोवाइड किया जाएगा रिगार्डिंग हेल्थ। तो ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग हेल्थ। देन सक्षम आंगनवाड़ी, अगर हम सक्षम आंगनवाड़ी की बात करते हैं ओके सक्षम आंगनवाड़ी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अगर विलेज एरियाज़ में जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं आंगनवाड़ी में, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर टाइमली खाना भी प्रोवाइड किया जाता है ना। तो उसकी रिगार्डिंग भी बात करी गई इन दिस बजट सेशन, दैट इज इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। बेसिकली आंगनवाड़ी में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो बच्चे वहाँ जाते हैं, उसको उनको भी एक बेनिफिट्स दिया गया है। इस बजट सेशन में बात की गई है थ्रू मिशन शक्ति, जहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन की इन्वॉल्वमेंट है, कि बच्चों को भी एंड वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, कि वुमेन्स को, बच्चों को हर एक राइट, प्रिविलेज, अपॉर्चुनिटीज मिले सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर, थ्रू मिशन शक्ति, थ्रू मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। पोषण 2.0 की अगर हम बात करते हैं तो इनका मेन एम क्या होता है कि रूरल एरियाज और विलेज एरिया में जितने भी सारी आंगनवाड़ीज हैं उसमें क्या है, प्रॉपर खाना, न्यूट्रिशियस फूड मिले बच्चों को। मैंने तो ये भी देखा है कि वीक में एक दिन उनको एग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात रही रिगार्डिंग आंगनवाड़ी, जहां पे रिलेट किया जा रहा है वुमेन एंड चिल्ड्रन को, इसके एम्पावरमेंट के लिए भी बात करेगी ड्यूरिंग दिस बजट सेशन। 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ी, और 2 लाख आंगनवाड़ीज भी इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर सक्षम आंगनवाड़ी, बेसिकली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हमने आंगनवाड़ी की बात कर ली। देन हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल इन द सेंस कि अब हर घर टैप वाटर मिलेगा, मतलब पानी जो नल के थ्रू जो पानी आता है वो हर घर मिलेगा। अब लोगों को अपने घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए या पानी लाने के लिए। बेसिकली जो लोग बाहर जाते हैं चापाकल्स में, कुएं में, तो अब वहाँ पे उनको जाना नहीं पड़ेगा। तो ये भी बात करी गई हमारी बजट सेशन में कि हर घर नल अब प्रोवाइड किया जाएगा इन अ कंट्री, दैट इज ₹60,000 करोड़ हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कितना प्राइस एलोकेट किया गया है, 60,000 करोड़ टू कवर 3.8 हाउस होल्ड इन 2022-23। मतलब 3.8 करोड़ हाउसेज को अब नल दिया जाएगा टू हैव अ प्रॉपर वाटर अंडर हर घर जल नल, हर घर नल से जल। 60,000 करोड़ टू 3.8 करोड़ हाउस होल्ड जो एक साल में कवर किया जाएगा 22-23 के अंदर। ठीक है, देन हाउसिंग फॉर ऑल, आवास, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना की हर घर, अब लोगों को जिसके पास घर नहीं है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में, गरीब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो ज़्यादातर देखने को मिलेगा रूरल एरियाज़ में कि लोगों के पास घर नहीं रहता। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी स्कीम निकाला था, दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें भी अब इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। इसके थ्रू भी बात करी गई, दैट इज़ ₹48,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेज। मतलब एक साल के अंदर 2022-23 के अंदर कितने करोड़ कितने लाख हाउसेज बन जाने चाहिए, 80 लाख हाउसेज बन जाने चाहिए अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। एंड टोटल बजट इसका कितना दिया गया है, 48,000 करोड़, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल। 80 लाख हाउसेज एक साल के अंदर बनेंगे, ये भी बात की गई हमारी बजट सेशन में। देन प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज PM डिवाइन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के में भी डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की बात करी गई, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग, डैम्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज है वो भी बात करी गई अंडर दिस बजट सेशन। स्कीम लॉन्च किया गया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड्स प्रोवाइड करे जाएंगे फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये भी चीज हम देख लेते हैं, दैट इज न्यू स्कीम्स PM डिवाइन लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दी नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरियाज में ज़्यादातर आपको डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स,
बच्चों की जो जो चीज़ें हैं, देन वे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक पोर्टल, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज PM डिवाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए भी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ ₹1500 करोड़ मेड टू इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज, मतलब 1500 करोड़ लोगों को एक इनिशियल हेल्प मिला जाएगा फॉर देयर लाइवलीहुड। जो जो एक्टिविटीज़, जो वुमेन्स जो इन्वॉल्व रहते हैं वीकर एरियाज में, जो उन काम करने के लिए ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो पूरी हो सके, बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो सके। तो इनिशियल एलोकेशन ऑफ ₹1500 करोड़ मेड टू इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ्स एंड वुमेन अंडर दिस स्कीम। मतलब हम कह सकते हैं ये भी एक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे रोजगारी की बात हो रही है कि हमारी सरकार की तरफ से एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा टू दी नॉर्थ ईस्ट रीजन पीपल। कितना एलोकेशन किया गया है? 1500 करोड़ का फॉर देयर लाइवलीहुड। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उन विलेज, उन गांव की बात हो रही है जो बॉर्डर से बिल्कुल क्लोज हैं, ठीक है। दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स, कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। लोगों को एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाना, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, खाना के लिए या फिर काम करने के लिए। तो हमारे बजट सेशन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में भी बात की गई। तो लेट्स सी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस, मतलब बॉर्डर से सटे हुए बिल्कुल क्लोज जो विलेजेस हैं उसके लिए, जहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दी नॉर्दर्न बॉर्डर। बेसिकली कनेक्टिविटी को और इन्हांस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन्हांस करने के लिए, वहाँ डेवलपमेंट्स करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोगों को वहाँ पे सफ़र ना करना पड़े, वहाँ की पॉपुलेशन को सफ़र ना करना पड़े, वहाँ पे भी जो है हर काम, हर चीज़ वो ईजिली अवेलेबल हो वाइब्रेंट विलेजर्स के लिए। ओके, तो ये भी बात की गई ड्यूरिंग दिस बजट सेशन। देन बैंकिंग की बात आ जाती है। ओके, अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं बैंकिंग बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के लिए। लोगों को अगर लोन्स चाहिए तो वो चीज़ मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, है ना। लोगों को अगर अपना पैसा रखना है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो अपना पैसा रख सकते हैं बैंक में। तो बैंकिंग से भी रिलेटेड बात की गई, दैट इज 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस टू कम ऑन दी कोर बैंकिंग सिस्टम। मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस अभी क्रिएट होंगे। देन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स टू सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। बेसिकली डिजिटल बैंकिंग, अभी हर चीज हमारा मेन एम अभी हमारी कंट्री का क्या है कि हर चीज डिजिटल हो, डिजिटलाइजेशन का अपग्रेड हो, टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेशन, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो चीज़ कर सकें, है ना। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकिंग जो है वो सेटअप करेगी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो भी कारोबार होगा रिगार्डिंग बैंकिंग, पीपल का जो भी कारोबार होगा रिगार्डिंग बैंकिंग, तो वो क्या होगा, अब डिजिटल वे में होगा। तो ये बात हो गई रिगार्डिंग बैंकिंग की। देन कम्स ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ये पासपोर्ट के बारे में बात की गई कि अब जो पासपोर्ट बनी जाएगी, जो पासपोर्ट भी होगी, उसमें एक चिप लगा हुआ रहेगा फॉर ऑल इंडियंस। जो भी इंडियंस इंडिया के बाहर जा रहा है कोई भी चीज़ को लेके, तो जो भी अब पासपोर्ट बनाई जाएगी उस पासपोर्ट में एक चिप लिंक किया जाएगा। एंड उस चिप में क्या होगा, आपकी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हैं वो डाटा वो उस पर मेंटेन रहेगी। तो इस चीज़ के बारे में भी बात की गई, दैट इज ई पासपोर्ट विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बी रोल्ड आउट। मतलब फ्यूचर में अगर कोई भी काम होगा, कोई भी अगर आपकी इंफॉर्मेशन मान लो अगर नॉर्मली डिलीट हो जाती है, इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस चिप आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो डाटा है वो मेंटेन रहेगी, दैट इज ई पासपोर्ट। तो इसके बारे में भी बात की गई। देन अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि अगर हम अर्बन की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन में से 34% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का ये कहना है कि अभी जो हमारा इंडिपेंडेंस हमने मनाया, दैट इज 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने मनाया है ना, 75th ईयर, बट आफ्टर
25 ईयर्स मतलब 25 साल के बाद हमारा 100 ईयर हो जाएगा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए, ठीक है। तो हमारी सरकार का ये कहना था कि हम अर्बन प्लानिंग, हम अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में और अर्बन को और एरियाज को और प्रमोट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, ग्रो करेंगे, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन जो कि भी 34% जो है अर्बन पॉपुलेशन, 100 ईयर जब इंडिया का कंप्लीट होगा तो उस टाइम हमारी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो रहेगी अब वो अर्बन एरियाज में रहेगी, जब हमारी 100 साल इंडिया का इंडिपेंडेंस पूरा हो जाएगा, है ना। अर्बन एरियाज बेसिकली रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया आते हैं, क्यों, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। लोग मूव भी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट ज़्यादातर हमें पता है कि लोग जब मूव करते हैं रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, क्यों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, है ना। तो अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, टाउन प्लानिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, पोर्टल्स है, प्लेटफॉर्म्स है, वो भी बनाए जाएंगे रिगार्डिंग अर्बन प्लानिंग के अंदर, ठीक है। टीपीएस, टाउन प्लानिंग स्कीम्स, देन टीओडी दैट इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स किए जाएंगे, विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अर्बन प्लानिंग। देन चार्जिंग स्टेशंस क्रिएट किया जाएगा इन अर्बन प्लानिंग के अंदर। ये भी बात की गई कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, नॉर्मली अगर हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको चार्जिंग स्टेशंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, बनाया जाएगा इन दी अर्बन एरियाज। तो ये बात हो गई हमारी अर्बन प्लानिंग की। देन कम्स हमारा लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट बेसिकली क्या हो जाता है कि टेक्नोलॉजी को, डिजिटलाइजेशन को हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व अब कर रहे हैं, ये हमें पता है, ठीक है, कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें डिजिटलाइजेशन देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो अब क्या होगा, जितने भी सारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जिनके लैंड हैं, वो कौन कौन से क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से एक्सपेंसिव सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ कर रहे हैं, तो इन अ डिजिटल वे अब उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन होंगे इन अ डिजिटल वे। तो उसके लिए भी बात की गई है ड्यूरिंग दिस बजट सेशन, दैट इज लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा हर एक किसान को लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी बात करी गई हमारी बजट सेशन में। देन एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। बेसिकली अगर हम एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट की बात करते हैं तो नॉर्मली हम स्टार्टअप्स तो कर लेते हैं, मान लो हमारे पास पैसा आया, हमने स्टार्टअप कर लिया, हमने बिजनेस चालू कर लिया, ठीक है, हमने बिजनेस अपनी स्टार्ट कर दी, बट जब हम देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस जो है, जितना मैंने इन्वेस्ट कर रही हूँ उतना मेरा लॉस मेक में जा रहा है, तो मैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसको मैं बंद करना चाहती हूँ। तो इसके बारे में भी बात की गई कि ईजिली जो है कंपनीज जो है अपनी कंपनीज जो है, जो बिजनेस है, ईजिली वाइंड अप कैसे कर सके, अपनी कंपनी को क्लोज कैसे कर सके ईजिली, तो उसके लिए भी बात की जा रही है, बात की गई हमारी बजट सेशन में। दैट इज सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर स्पीडी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज की। कोई भी कंपनी अगर चाह रही है वाइंड अप करना, मतलब अपनी कंपनी को क्लोज करना, वो ईजिली कर सकती है। अब इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ पता नहीं हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, पता नहीं मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब मुझे लॉस में ही होगा। अब इन्वेस्टर्स को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। इन्वेस्टर्स भी अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं, उनका पैसा वहां से निकल भी जाएगा। तो ये भी बात की गई ड्यूरिंग दिस बजट सेशन। देन एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स, AVGC दैट इज एन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक को लेके भी बात की गई कि इस सेक्टर को भी कैसे अपग्रेड करना है, कैसे इनहांस करना है, कैसे स्ट्रेंथन करना है, टू प्रमोट टास्क फोर्स अप टू रियलाइज दी पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर, मतलब इस सेक्टर का पोटेंशियलिटी को और बढ़ावा देने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए भी बात करी गई। गेमिंग सेक्टर को, एनिमेशन को, विजुअल्स को और बढ़ावा देने के लिए, दैट इज एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी बात करी गई हमारी बजट सेशन में। देन कम्स हमारा टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर जो हम यूज करते हैं 2G, 3G, 4G, तो अब बात करी जा रही है इंडिया में 5G का भी। अ स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग टू बी
set up to build a strong ecosystem for 5G as a part of the production linked incentive. तो 5G अब जो इंडिया में लाया जाएगा वो भी अब किसका पार्ट रहेगा? PLI स्कीम का, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, हमारी कंट्री क्या हो? डेवलप हो, ग्रो हो. इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी लोगों को. तो अब 5G की भी बात करी जा रही है रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर, जो कि लिंक्ड रहेगी अंडर PLI स्कीम. ओके, देन एक्सपोर्ट प्रमोशन. एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनेगी, प्रोडक्टिविटी बनेगा, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा. अब उसको प्रमोशन के लिए इस बजट सेशन में बात करी गई है. तो जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो हमारे एक्सपोर्ट को देखती रहती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली क्या हो जाता है? ये क्या है? एक ऐसा एरिया है, हम कह सकते हैं, जो हमारे नेशनल बॉर्डर्स में रहती हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हम बिजनेस करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है. बिजनेस एंड ट्रेडिंग लॉज, बिजनेस एंड ट्रेडिंग का जो लॉज है वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ दी कंट्री. तो ये कहाँ पे रहती है? हमारे नेशनल बॉर्डर्स पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो नाम है, इसको अब हटा के कौन सा नाम दिया जाएगा? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स for the under the export promotion. Special Economic Zone Act to be replaced with a new legislation to enable states to become a partners in development of enterprise and service hub. तो ये बात हो गई हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन की. देन आत्मनिर्भरता इन डिफेंस. डिफेंस सेक्टर को भी लेके बात करी गई कि हमारी कंट्री की सेफ्टी, सिक्योरिटी है ना, हमारी कंट्री का सुरक्षा कैसे हो, उस पर भी बात करी गई है रिगार्डिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत. ठीक है, कि हमारी कंट्री जो है दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो. जो भी सारी टेक्नोलॉजीज यूज करना है, अपग्रेडेशन करना है, जो भी चीज करनी है वो हम खुद ही करें. तो 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्यूरमेंट बजट अनमार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कितना आउटले दिया गया है? 68% इन 22-23, जो कि 2021-22 में कितना परसेंट दिया गया था? 58%. तो इसको भी इंक्रीज किया गया है 58% से 68%. तो यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. देन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग इंडस्ट्रीज में, स्टार्टअप्स को लेके, एकेडमिक्स को लेके कितना किया गया है? 25% ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट बजट. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना प्रतिशत दिया गया है? 25%. स्टार्टअप्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देन इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी टू बी सेटअप फॉर मीटिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स. तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है अंडर डिफेंस, उसके लिए भी एक पोर्टल, एक पॉलिसी प्रोग्राम बनाया गया है फॉर टेस्टिंग दी मीटिंग्स. जो भी मीटिंग्स हेल्ड की जाएगी, जो भी डिसीजंस लिया जाएगा रिगार्डिंग डिफेंस, उसके लिए भी बात करी गई रिगार्डिंग दिस बजट सेशन. तो ये बात हो गई हमारी डिफेंस की. देन बात आ जाती है हमारी सनराइज अपॉर्चुनिटीज की. सनराइज अपॉर्चुनिटीज बेसिकली इनमें गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज अपनानी है, क्या क्या प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाली है सनराइज अपॉर्चुनिटीज में, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जियोस्पेशियल सिस्टम्स में, ड्रोन्स में, सेमीकंडक्टर एंड इट्स इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी को लेकर, जियोनिक्स को लेके, फार्मास्यूटिकल्स को लेके, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी सिस्टम. तो ये सारी चीजें आ जाती है अंदर सनराइज अपॉर्चुनिटीज में. ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी बात करी गई हमारी बजट सेशन में. देन एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन. हमारा जो तीसरा जो कोर एरिया है दैट इज प्रोडक्टिविटी के अंदर ही, दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शंस. कि हमारे कंट्री को क्लीन इन्वायरमेंट कैसे रखना है, पॉल्यूशन फ्री कैसे रखना है. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करी गई. तो लेट्स सी. Additional allocation of rupees 19,500 crore for production linked incentive for manufacturing sector of high efficiency solar modules. Basically इस सेक्टर में भी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेटिक एक्शन में भी PLI स्कीम को इन्वॉल्व किया गया है टू मेंटेन सोलर मॉड्यूल्स. जो सोलर जो मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर होगा वो इफिशिएंट होगा कि नहीं, इफिशिएंट होगा कि नहीं टू मीट दी गोल्स ऑफ अ कंट्री, टू मीट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंट्री. तो इस चीज को भी लिंक किया गया है अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से. ठीक है,
the solar power by 2030 with the help of solar modules. solar power भी generate किया जाएगा by 2030 under energy transition and climate action. ठीक है, 5 to 7% बायोमास pellets to be co-fired in thermal power plants. थर्मल पावर प्लांट मतलब 5 to 7% बायोमास pellets, जो कि हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग जो हो जाती है, हम जो कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, उसमें भी उसके रिगार्डिंग भी बात की गई कि 5 to 7% बायोमास पिलेट्स टू बी को फायर्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स. उस चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, बायोमास को थर्मल पावर प्लांट्स में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो सके, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एंड ये चीज़ हेल्प करेगी इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में for the development and growth of our country. Then carbon dioxide saving of 38 MMT annually. ये बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग की रिगार्डिंग. ठीक है, हमारे कंट्री में जो ग्लोबल वार्मिंग अचानक से हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट्स हो जाते हैं, जो क्लाइमेट चेंजेस आती हैं, डिफरेंट चेंजेस आती हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे कंट्री के प्लांट्स, एनिमल्स, लोगों पे देखा जाता है, इन्वायरमेंट पे देखा जाता है. तो लेट्स सी, एक्स्ट्रा इनकम टू फार्मर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू लोकल हेल्प अवॉइड स्टबन बर्निंग इन एग्रीकल्चर फील्ड्स. तो इससे सबसे ज़्यादा हेल्प, कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग का सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फार्मर्स को. फार्मर्स के इनकम डबल होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज इससे क्रिएट होगा, लोकल जो स्टार्टअप्स हैं, लोकल बिजनेस है, उनको भी सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगा ड्यूरिंग दिस CO कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग ऑफ 38 MMT एनुअली. तो ये जो प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर 4 पायलट प्रोजेक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा, 4 पायलट प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया जाएगा फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल फॉर द इंडस्ट्रीज. मतलब कोयला से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी. इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही बनेगी, 4 पायलट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है टू दी फार्मर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. तो SC ST बिलोंगिंग जितने भी सारे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा बाय दी गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री टू फार्मर्स. ठीक है, जो फार्मर्स जो एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अब हमारी सरकार कह रही है कि वो अब इन्वॉल्व हो एग्रो फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर भी उसमें इन्वॉल्व हो, इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व हो, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिले, क्लाइमेट में भी इन्वॉल्व हो, तो हर एक चीज़ मेंटेन रहे इसमें. तो ये बात हो गई हमारी CO2 सेविंग ऑफ 38 MMT एनुअली. देन हम बात कर लेते हैं पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट. पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए, वो अपने इन्वेस्टमेंट को और जारी रखने के लिए टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करते हैं. हाँ, हमने अपनी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल में 2 साल में वो 10 लाख 15 लाख हो जाएगा. तो बेसिकली इस चीज़ के बारे में भी बात की गई, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी 2022-23 में भी. इसके जो डिमांड्स हैं वो भी मेंटेन रहे. डिमांड्स क्या, वो और इंक्रीज होते दिख रहे हैं हमें ड्यूरिंग दिस बजट सेशन. कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी गई है. अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, द आउटले ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर stepped out sharply by 35.4% to rupees 7.50 lakh crore in 2022. 2000 हम 20-21 की बात करते हैं, 2020-21 में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा गया था, 5.54 लाख करोड़. बट अब करंट ईयर में बजट की रिगार्डिंग इसमें बात करी गई है कि एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है 5.54 लाख से 7.50 लाख करोड़ की. ठीक है, जिसका कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा 2.9% GDP के अंदर. आउटले इन दी 22-23 टू बी 2.9% ऑफ GDP, जो कि इन्वॉल्व रहेगा अंदर पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में. ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक एस्टिमेटेड आउटले दिया गया है, दैट इज रुपीज 10.68 लाख करोड़, जिसका GDP कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, दैट इज 4.1%. तो ये बात हो गई हमारी पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की. ओके, देन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज इन द सेंस कि जो भी हमें रिसोर्सेज मिलता है उसको हम इफिशिएंटली इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें. तो इस चीज़ के बारे में भी बजट में बात हुई गई. डाटा सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हम एनर्जी को स्टोर करके कैसे रखते हैं, कैसा सिस्टम मेंटेन किया गया है, उसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उस चीज़ के भी बारे में बात की गई. ठीक है, डाटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू बी गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, कि हम डाटा को कैसे
स्टोर करके रख सकते हैं, एनर्जी को कैसे सिस्टम, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसीजर बनाया जाए ताकि हम इन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली हैंडल कर सके, है ना। वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड मोर देन 5.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, बेसिकली कैपिटल, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज 5.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर की बात है, ठीक है। लार्जेस्ट स्टार्टअप्स एंड ग्रोथ इकोसिस्टम देखा गया, एंड इट विल बी मेजर्ड टू हेल्प स्केल अप दिस इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट बेसिकली, अगर हम मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस बारे में भी बात की गई कि लोगों के पास अगर पैसा है तो वो इन्वेस्टमेंट करें इन दिस डिफरेंट सिक्योरिटी। तो ये बात हो गई हमारी मार्केट्स की, सिक्योरिटी मार्केट्स की, ठीक है। देन हम कह सकते हैं डिजिटल रुपी। अगर हम डिजिटल रुपी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल ही हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये आ गया था कि हमारे कंट्री में भी अब डिजिटलाइजेशन देखने को मिलेगा, डिजिटल रुपीज़ देखने को मिलेगा। जो भी हम परचेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो होगा इन अ डिजिटल फॉर्म, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल बैंक ने इसको भी अब फिक्स कर दिया, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में भी आरबीआई के द्वारा ये चीज़ फाइनल कर दी गई कि हम भी अब डिजिटल रुपी को यूज़ करेंगे। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 2022-23। तो इस चीज़ को भी फाइनल अब कर दिया गया। फॉर एन एग्जाम्पल कि हम कोई भी रिटेल शॉप में जाते हैं, हमें दूध लेना है, तो दूध लेना है तो हमारे पास कैश रहता है, हम कैश दे के आ जाते हैं। बट अगर हमें कोई चीज़ बाहर से मंगानी है, मान लो दिल्ली मुंबई से मंगानी है, तो वो हम उसे कैश पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे हम अपने डिजिटल करेंसी को, डिजिटल रुपी को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कोई चीज़ करते हैं, मान लो शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट या ट्रेन टिकट बुक करना होता है, तो हम विद द हेल्प ऑफ यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम हम यूज़ कर लेते हैं। बट अब क्या होगा, हम डिजिटल रुपी हमें भी दिया जाएगा इन अ डिजिटल फॉर्म। जैसे कि हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, दैट इज बिटकॉइंस, तो अब हम इंडिया में भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ओके, ग्रेटर फिजिकल एस्केप्स टू स्टेट, इनहैंस्ड आउटले स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए इसमें हमारे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। फ्रॉम ₹10,000 करोड़ इन बजट एस्टिमेट, इस साल के बजट एस्टिमेशन कितना रहेगा अंडर डिजिटल रुपी, दैट इज 10,000 करोड़, 10,000 to 15,000 करोड़। एंड इस साल की अगर हम बात करते हैं 2022-23, तो कितना एलोकेशन दिया गया है, ₹1 लाख करोड़ इन 22-23 टू असिस्ट द स्टेट इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं डिजिटल रुपी में अगर हम बात करते हैं, तो हमारी सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। बेसिकली इनका मेन एम क्या है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कैसे स्ट्रेंथन करना है, डिजिटलाइजेशन को कैसे अपग्रेड करना है, तो ये भी बात करी गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। अगर हम देखें इन 2022-23 स्टेट्स विल बी अलाउड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ GSDP, ऑफ विच 0.5% विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स को ये भी अलाउ कर दिया है कि 4% उसका GSDP रहेगा। एंड अगर हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो उनको कितना दिया गया, 0.5%। तो ये जो बात की गई है वो की गई है अंडर डिजिटल रुपी, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और अपग्रेड करने के लिए। जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें कुछ खरीदना है, शॉपिंग करना है, तो अब हम भी डिजिटलाइजेशन वे में करेंगे। ओके, देन फिस्कल मैनेजमेंट। व्हाट इज़ फिस्कल मैनेजमेंट? अगर हम फिस्कल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फिस्कल मैनेजमेंट बेसिकली कोई भी चीज़ कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, कि हम एक मनी को कैसे मैनेजमेंट करके रख सकते हैं, दैट इज़ फिस्कल मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन का जो मनी जो होता है, पैसा जो होता है, उसको हम कैसे मैनेज करके रख सकें, तो ये भी चीज़ बात करी गई इन दिस बजट सेशन। नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कब कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अंदर फिस्कल मैनेजमेंट। तो बजट एस्टिमेशन 21-22 की अगर हम बात करते हैं तो कितना आउटले दिया गया था, दैट इज़ 34.83 लाख करोड़। एंड उसका रिवाइज एस्टिमेट कितना दिया गया था, 37.70 लाख। अब टोटल एक्सपेंडिचर जितना खर्चा है 22-23 एस्टिमेटेड कितना दिया गया है, 39.45 लाख करोड़।
पहले कितना दिया गया था 34.83, रिवाइज करके 37, बट अब की अगर हिसाब देखें, हम कंपेयर करते हैं तो पिछले साल से ज़्यादा आउटले दिया गया। एस्टिमेशन टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज 39.45 लाख करोड़। अगर हम रिसीप्ट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बोरविंग्स कितनी होगी इन डिफरेंट एरियाज से, दैट इज ₹22.84 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, जहां पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, दैट इज 6.9% ऑफ जीडीपी अगेंस्ट 6.8% इन बजट एस्टिमेट्स। बजट एस्टिमेट्स में 6.8%, जो हमने पहले भी बात करी है। अगर करंट ईयर की बात करते हैं तो एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी कितना है 6.9%। तो फिजिकल डेफिसिट अगर हम 2022-23 की बात करते हैं, दैट इज 6.4% ऑफ जीडीपी। जहाँ पे देखने को मिलेगा हमें गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक्सीड करती है हमारी रेवेन्यू से गवर्नमेंट की। तो ये बात हो गई हमारी फिजिकल मैनेजमेंट की। ओके, देन हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की। इसका क्या रोल है हमारे बजट सेशन में, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, जो हम डायरेक्टली पे करते हैं, अगर हम मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम टैक्स हमारा कट रहा है, या हम कहीं कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट पे करना पड़ता है सरकार को। जैसे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमारे सैलरी से कुछ टैक्स कट गया डायरेक्टली, तो वो जाता है टू दी गवर्नमेंट, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है बेसिकली, एज द नेम सजेस्ट, आर टैक्सेस दैट आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द एसएससी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे सैलरी के टाइम पे कुछ पैसा कट गया, वो एज टैक्स, तो वो चीज़ चली जाएगी डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। ये है हमारा डायरेक्ट टैक्स। दे आर कॉल्ड सो एज द बर्डन ऑफ टैक्सेशन फॉल डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑन टू एनी वन एल्स। ये चीज़ जो है डायरेक्ट जो पैसा हमारा कटता है टैक्स, वो डायरेक्टली जाएगा सरकार के पास ही। अब हमें ये नहीं सोचना है कि ये जो पैसा हमारा कट गया है वो किसी और बंदे के पास चला गया, नहीं। जो टैक्स जो है, जो पैसा हम भरते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो चलिए हम देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी। सबसे पहला आ जाता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर जो लोग जिसको लोन्स लेना, एडवांसेस लेना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बात करी गई है हमारी बजट सेशन में, दैट इज मिनिमम टैक्स पेड बाय कोऑपरेटिव्स। उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। पहले था 18.5% टैक्स देने को था, बट अब उसको कम करके 15% कर दिया गया है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। टू प्रोवाइड द लेवल ऑफ पे, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज को लेके, ऑर्गेनाइजेशन के लेके अब कितना मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को, 15%, जो कि पहले 18% था, ठीक है। देन सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। सरचार्ज मीन जो एडिशनल पेमेंट, जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो सरकार को देना पड़ता था, वो कम होके कितना हो गया, पहले था 12%, अब कम होके हो गया है 7% टू दी गवर्नमेंट। तो पहले 12% देना पड़ता था एडिशनल चार्ज, अब उसको कम करके 7% दे दिया गया, 7% हो गया। तो ये बात हो गई हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। देन टैक्स रिलीफ टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। डिसेबल पर्सन्स के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है, दैट इज पेमेंट ऑफ एन्युटी एंड लमसम अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस स्कीम से रिगार्डिंग कोई भी बात की गई है, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें भी टैक्स रिलीफ दिया गया है अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है। देन पैरिटी इन नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन। नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन जो हमारी सरकार की जो स्कीम्स है, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें भी टैक्स डिडक्शन जो था वो लिमिट इंक्रीज करके 10% से 14% कर दिया गया। पहले 10% था, अब 14% कर दिया गया है ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर नेशनल पेमेंट स्कीम कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देन इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को इंसेंटिव्स के लिए भी बात की गई इन डायरेक्ट टैक्स की, कितना स्टार्टअप्स को कितना पे करना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट। पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सटेंडेड 1 ईयर अप टू 31/3/2023। जो भी टैक्स, जो भी इंसेंटिव्स पे करना पड़ता है स्टार्टअप्स को, उस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम अगले साल से, दैट इज फ्रॉम 31 मार्च 2003। स्टार्टअप्स टू अवेल टैक्स बेनिफिट, जितने भी अगर टैक्स बेनिफिट है स्टार्टअप्स के लिए बेसिकली ये चीज़ की गई है। देन इंसेंटिव्स अंडर कंसेशनल टैक्स रिजीम। कंसेशनल टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स कितना पे करना है, किस आर्टिकल के दौरान किस सेक्शन के दौरान करना है, कितने डेट एक्सटेंड किए गए हैं, दैट इज लास्ट डे फॉर कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के सेक्शन से अगर आप लिंक्ड हो तो उसके रिगार्डिंग ये प्रोवाइड की गई, दैट इज अंडर सेक्शन
115 BAB के अकॉर्डिंग अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसकी डेट्स भी एक्सटेंड कर दी गई है टैक्सेशन की फ्रॉम 31 मार्च 2023 टू 31 मार्च 2024। तो ये बहुत अच्छी बात है। इंसेंटिव्स अंडर कंसेशनल टैक्स रिजीम, दोज हु आर वर्किंग अंडर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। ओके, देन रैशनलाइजेशन ऑफ सरचार्जेस, सरचार्जेस जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स आपने देने को है तो वो भी चीज़ कीप किया गया है एट 15%, मतलब सेट कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, दैट इज 50% सरचार्ज ऑन AOPS दैट इज फॉर्म टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो तो उसके लिए आपको कितना % टैक्स भरना है, रैशनलाइजेशन किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, दैट इज 15%। ओके, surcharge on long term capital gains arising on transfer of any types of assets kept at 15%। अगर आप कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल गेन्स आपको हो रहा है फॉर एनी ट्रांसफर और एनी टाइप ऑफ एसेट्स को लेके तो उस पर आपको टैक्सेशन दिया जाएगा, दैट इज 15% का। बेसिकली ये चीज़ क्यों किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को जो है वो और बूस्ट अप करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि स्टार्टअप्स हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हो, बढ़े, ताकि उससे क्या है लोग जुड़ते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन GDP में भी दिखता है, हमारे एक्सपोर्ट में भी दिखता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी दिखता है। तो ये बात हो गई हमारी डायरेक्ट टैक्स को लेके अंडर रैशनलाइजेशन ऑफ सरचार्ज। देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स के अकॉर्डिंग भी बात हो गई हुई है अंडर हमारी बजट सेशन में, दैट इज एनी सरचार्ज और सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स नॉट अलाउबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी एडिशनल चार्जेस अगर आपको लग रहे हैं, एडिशनल टैक्स आपको लग रहा है रिगार्डिंग इनकम एंड प्रॉफिट्स, तो वो चीज़ अलाउबल नहीं है एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, आप उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते हो। ठीक है, देन बात हो जाती है हमारी, वो बात हो गई हमारी डायरेक्ट टैक्सेस की, जो कि बजट सेशन में बात हुई गई। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली जो चीज़ हम किसी के डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, जो चीज़ हम पे करते हैं किसी के थ्रू, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम कोई रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में हम गए, हमने वहाँ कुछ खाना खाया, या फिर कुछ हमने मान लो एक पैकेट हमने चिप्स खरीदा, तो चिप्स का कॉस्ट है ₹20, ठीक है, चिप्स का टोटल कॉस्ट है ₹20। अगर आप उसके आउटले में जाओगे तो वहाँ पे लिखा हो रहेगा 2% इसकी चार्जेस, 2% उसकी चार्जेस, 4% उसके चार्जेस, जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो दिया जाता है बाय दी कंपनी और मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, तो दैट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे इम्पोज होता है, ऑन मैन्युफैक्चरर पे और सर्विसेज पे, हु मे पास इट ऑन टू दी कंज्यूमर्स, लाइक GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हम टैक्स पे करते हैं, दैट आर इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते बट किसी के थ्रू हम देते हैं, दैट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो उस पर बात की गई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की रिगार्डिंग ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, तो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेज टू बी फुली IT ड्रिवन एंड फंक्शन ऑन द कस्टम नेशनल पोर्टल शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय 30 सितंबर 2022। गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल भी बनाया गया था, दैट इज कस्टम्स नेशनल पोर्टल, जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 2022 तक, दैट इज सितंबर का डेट दिया हुआ है, 30 सितंबर 2022 का। देन हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स एंड कैपिटल गुड्स। इंपोर्ट्स कि कितना नंबर ऑफ गुड्स हमारे कंट्री में इंपोर्ट हुआ है, एंड कैपिटल गुड्स को लेके जो हम प्लांट मशीनरी बिजनेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, जो मशीनरीज प्लांट, हमारी जो इन्वेस्टमेंट रहती है उन कैपिटल गुड्स, जिसका हमें प्रॉफिट आगे तक उसका फ़ायदा हमें मिलते रहता है, तो इसके रिगार्डिंग भी बात हुई, दैट इज ग्रेजुअली फेजिंग आउट ऑफ द कंसेशनल रेट्स इन कैपिटल गुड्स। मतलब कैपिटल गुड्स में भी आपको कंसेशंस देखने को मिला है, एंड इम्पोर्ट्स में भी अप्लाइंग अ मॉडरेट ट्रैफिक ऑफ ₹7.5%, तो 7.5% का कंसेशन देखने को मिला इन कैपिटल गुड्स एज वेल एज एन प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स पे। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कस्टम ड्यूटी रेट्स लगाए जाते हैं, दैट इज इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड अ ग्रेजुअल रेट स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरेबल डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स। तो इन सारी चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक के सामान पे जो हम पहनते हैं, जो हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ पे, उस पर भी बात की गई है कस्टम ड्यूटी को लेके, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्स पे। देन जेम्स एंड ज्वेलरीज पे,
कस्टम ड्यूटी कितना प्रोवाइड किया गया है, 5% का लगाया गया है अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायमंड्स पे, जेम स्टोन्स पे तो उसका जो टैक्सेशन आपको देना पड़ता था, जो इनडायरेक्ट टैक्स हम भरते थे जेम्स एंड ज्वेलरीज पे, उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। देन MSME की अगर हम बात करते हैं तो कस्टम ड्यूटी ऑन अम्ब्रेलाज विल बी रेज टू 20%। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कस्टम ड्यूटी जो MSMEs पे लगता है वो कितना परसेंट है, 20%। एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर दिए गए हैं। देन एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, इनडायरेक्ट में एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, टू इंसेंटिवाइज, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंसेंटिवाइज किया गया है एक्सपोर्ट्स को। एग्जेम्पशंस बीइंग प्रोवाइडेड ऑन आइटम्स, एग्जेम्पशंस लगाए गए हैं कुछ कुछ आइटम्स पे, दैट इज एम्बेलिशमेंट, ट्रिमिंग, फास्टनर्स, बटन्स, जिपर, लाइनिंग मटेरियल, स्पेसिफिक लेदर। मतलब एक्सपोर्ट के टाइम पे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ होती हैं उस पर बात करी गई है इन दिस बजट सेशन। तो इस पे इंसेंटिव्स दिए गए हैं, ठीक है। देन लास्ट हमारा आ जाता है टेरिफ मेजर्स टू इनकरेज ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल के रिगार्डिंग बात करी गई है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी लगने वाला है रुपीज 2 पर लीटर फ्यूल जो हम लेते हैं, फ्यूल तेल, तो 2 पर लीटर होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 टू इनकरेज ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल को और बढ़ावा देने के लिए। हम देखते हैं हमारे देश में जो तेल है, जो पेट्रोल है, डीजल है, उसकी जो कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट होते रहती हैं, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी भी तेल का कॉस्ट है वो भी बढ़ा हुआ है, 99, कभी 97, कभी 99, कभी 101 भी गया है। तो इस पे भी बात करी गई है ड्यूरिंग आर बजट सेशन। तो हमारा जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, जो पेट्रोलियम डीजल जो हम ऑयल करेंगे, उस पर एक्साइज ड्यूटी कितना लगाया गया, रुपीज़ 2 पर लीटर। तो ये चीज़ कब से लागू हो जाएगी, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो हमने हर चीज़ के बारे में बात कर ली, हमने पूरा बजट सेशन, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, उसके हाइलाइट्स क्या थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोर एरियाज थे जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। 4 प्रायोरिटीज़ थे हमारी बजट सेशन में इस बार, जो कि दिया गया है मेन इंपॉर्टेंट एरिया, PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी को इन्हांसमेंट करने के लिए, एंड फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। ये 4 एरियाज है, आपने याद रखना है। हमने हर एक चीज़ कवर किया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।